अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने कमोबेश 56 या 57 समातों के बाद सर्विलेंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज फैसला महफूज कर लिया है। और आज की इस समात में अटर्नी जनरल के साथ इमरान खान साहब के भांजे एहसान न्याजी के वालिद हफीज़ुल्लाह न्याजी की जानिब से जो कमरे अदालत में बेंच के साथ 5 मिनट बात की गई। अदालत की जानिब से इस केस का फ़ैसला न सिर्फ महफूज किया गया बल्कि अदालत की तरफ से ये भी इंदिया दे दिया गया है कि फ़ैसला जो है इंट्रा कोर्ट अपीलों पर वो रवा हफ्ते मुख्तसर फ़ैसला अदालत की जानिब से सुना दिया जाएगा। तो आज की ये जो समात हुई है जिसमें अटॉर्नी जनरल को कुछ अहम सवालात पर अदालत ने जवाब देने के लिए बुलाया था, तो अटॉर्नी जनरल ने अदालती सवालात का क्या जवाब दिया। और दौरान समात जब अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल दे रहे थे तो पहले 5 मिनट तक तो मुकम्मल तौर पे खामोशी रही, लेकिन 5 मिनट के बाद जो जजेस की जानिब से सवालात की बुछाड़ की गई, चुपते सवालात पूछे गए, सख्त सवालात पूछे गए अटॉर्नी जनरल से, तो उन सवालात का अटॉर्नी जनरल ने क्या जवाब दिया। और फिर हफीज़ुल्लाह न्याजी, इमरान खान साहब के भांजे एहसान न्याजी के वालिद, उन्होंने कमरे अदालत में क्यों बात की कि 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उन पर भारत की जानिब से बॉम्ब गिराया जा सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है। तो इस सारी अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, 45 मिनट का अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत से कहा गया था कि वो आज की कार्रवाई, तो 45 मिनट में तो अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल मुकम्मल नहीं हो पाया, बल्कि दौरान दलाइल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये भी कह दिया कि मैंने अपने दलाइल के लिए सिर्फ 20 मिनट रखे थे, लेकिन चूँकि अदालत की तरफ से सवालात बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं तो मैं अदालत के सामने ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर मेरे दलाइल में वक्त ज़्यादा लग रहा है तो उसकी वजह अदालत की तरफ से, जज साहबान की तरफ से पूछे गए सवालात हैं। मैंने तो 25 मिनट अदालत के सवालात के लिए रखे थे। तो अटॉर्नी जनरल ने जब अदालती कार्रवाई के आगाज़ में अपने दलाइल शुरू किए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो 3 नुकात के ऊपर अपने दलाइल देंगे। सबसे पहले तो वो ये बताएंगे कि 9 मई को हुआ क्या था, क्या इवेंट्स हुए थे। दूसरा, उनकी तरफ से बताया गया कि जुलाई 2023 को जो अदालत का ऑर्डर था उसमें उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई थी, उस यकीन दहानी के हवाले से भी अदालत के सामने अपने दलाइल रखूँगा। और फिर जो राइट ऑफ अपील की बात की जाती है कि मिलिट्री कोर्ट में जिनका ट्रायल हो उनमें राइट ऑफ अपील हो सकता है, कानूनी पोजीशन क्या है, उस पर भी अदालत को असिस्ट करूँगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 9 मई को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक मुल्क भर में 39 मकामात पर जो है वो अस्करी तनसीबात को, अस्करी इमलाक को निशाना बनाया गया। पंजाब में 23 मकामात पर अस्करी तनसीबात इमलाक को टारगेट किया गया, सिंध में 7 मकामात पर, खैबर पख्तूनख्वा में 8 मकामात पर, बलूचिस्तान में एक जगह पे जो कि कैंटोनमेंट का इलाका था वहाँ पर मिलिट्री इमलाक को जो है वो टारगेट किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा गया कि जिन तनसीबात को टारगेट किया गया उसमें GHQ रावलपिंडी फ़ौज का हेडक्वार्टर भी शामिल है, जिसमें कोर कमांडर लाहौर का जो घर है वो भी शामिल है, और जो मियांवाली में एयरफोर्स का जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर वहाँ पे है, उसको भी वहाँ पे टारगेट किया गया। फैसलाबाद में, सरगोदा में ISI के जो ऑफिसेज़ हैं रावलपिंडी में, उनको टारगेट किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कैंटोनमेंट एरियाज़ को और कोयटा में भी कैंटोनमेंट एरिया को जो है वो टारगेट किया गया। और ये तमाम जो मिलिट्री इमलाक और तनसीबात को टारगेट किया गया, 3 से 4 घंटों में ये सब कुछ हुआ। अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने ये बात की कि जो कोर कमांडर लाहौर का जो घर था वो दरअसल कोर कमांडर लाहौर का कैंप ऑफिस भी था, और 5:45 को शाम पर जो मॉब था वो कोर कमांडर के घर के ऊपर, कैंप ऑफिस के ऊपर हमला आवर हुआ, और 9 बजे तक जो घिराव वहाँ पे उस मॉब ने कोर कमांडर लाहौर के घर का किया। उसके बाद कोर कमांडर के घर में चूँकि कैंप ऑफिस था, उस कोर कमांडर के कैंप ऑफिस को मुकम्मल तौर पे जो है वो डिसफंक्शनल कर दिया गया, और लाहौर की जो कोर थी वो इस पोजीशन में नहीं थी कि इस मॉब को किसी तौर पर जो उसको रिस्पॉन्स कर सकती, रिस्पॉन्स करने की पोजीशन में नहीं थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कैंप ऑफिस को मुकम्मल तौर पे जो है वो गैर फाल कर दिया गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2007 में एक साबिक वज़ीर आज़म का कत्ल हुआ, लेकिन उस सियासी जमात की तरफ से भी इस तरीके से जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनको टारगेट नहीं किया गया। और ये जिस अंदाज से मिलिट्री अमलाक और तनसीबात को टारगेट किया गया, ये एक कोऑर्डिनेटर जो है प्लान था मिलिट्री इमलाक और तनसीबात को जो है वो निशाना बनाने का। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि MRD के वक्त भी लीडरशिप जो है वो, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो जेलों में गई, लेकिन उनको घरों में नज़रबंद किया गया, लेकिन किसी की भी तरफ से भी ये जो एक रेड लाइन होती है, इस रेड लाइन को जो है वो क्रॉस नहीं किया गया। जब नाज़रीन अटॉर्नी जनरल ये दलाइल दे रहे थे, 9 मई के वाक़यात की जो संगीनी थी वो बयान कर रहे थे,
कमरा अदालत में मुकम्मल तौर पे जैसे कहते हैं ना कि पिन ऑफ ड्रॉप साइलेंस, मुकम्मल तौर पे खामोशी थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो मिलिट्री अमलाक को जो है मिलिट्री तनसीबात को टारगेट करना शुरू कर दें। सियासत जो होती है उसकी एक लिमिट होती है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने जब ये तमाम हक़ाइक़ जो है वो अदालत के सामने रखे थे, तो जैसे जमाल खान मंदुखेल ने उनसे कहा कि आप जो कानूनी पॉइंट हैं उसके ऊपर भी आप जो है आएँ और अपने जो सवालात हैं अदालत के, उन सवालात पे अपना जवाब दें। जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, 9 मई के इंसिडेंट कैसे इवेंट्स हुए वो भी अदालत के सामने रखना ज़रूरी है। और फिर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाक़े के बाद फ़ौज ने जो अपना इंटरनल एहतसाब किया, उसके नतीजे में जो लाहौर के कोर कमांडर थे उनको फौरी तौर पे जो है वो रिटायर कर दिया गया। और रिटायर भी इस अहकामात के साथ किया गया, इस ऑर्डर के साथ किया गया कि उनको कोई पेंशनरी जो बेनिफिट्स होते हैं, कोई पेंशनरी बेनिफिट उनको नहीं मिल सका। और 3 आला फ़ौजी अफसरान, जिसकी डिटेल उन्होंने बताई कि एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक ब्रिगेडियर थे और एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उन्हें फौरी तौर पे जो है उनके ओहदों से जो है रिटायर कर दिया गया था। और फिर आगे चल के उन्होंने ये भी बताया कि 14 ऐसे मिलिट्री के अफसरान थे जिनके खिलाफ भी फैसला किया गया, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की गई। तो अदालत ने उनसे पूछा कि उन 14 फौजी अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई 9 मई के मामले पर। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनकी जो प्रोग्रेशन थी, यानी जो तरक्की थी, उसको रोक लिया गया था। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने जो उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि आपने कोर कमांडर लाहौर, उनके साथ 2 और जो आला फ़ौजी अफसरान थे, एक ब्रिगेडियर थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनके खिलाफ आपने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो की, लेकिन क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की गई? यानी जमाल खान मंदुखेल साहब ये पूछ रहे थे कि क्या उनको जेल में भेजा गया, 2 साल, 3 साल, 5 साल की उनके सज़ा सुनाई गई। जिस पर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये जो केस था, ये जो एक्ट उनकी तरफ से किया गया था, जो अपनी ज़िम्मेदारी में गफलत बरती गई थी, उसके ऊपर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। कोई ऐसा उनके ऊपर एक्ट नहीं था, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं था कि उन्होंने कोई डिसोबेंस की है। अगर डिसोबेंस का केस होता तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी जो है वो हो सकती थी। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि क्या यहाँ पे उनके खिलाफ जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो एक्ट हुआ है उस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अगर डिसोबेंस की जाती है इन फौजी आला अफसरान की तरफ से तो उनका फिर समरी कोर्ट मार्शल हो सकता था। इनकी जिम्मेदारी थी कि हमला आवरों को रोकना, लेकिन इनकी तरफ से हमला आवरों को नहीं रोका गया। और फ़ौज की जो ट्रेनिंग होती है वो लड़ने की होती है, लेकिन अपने लोगों के ऊपर गोलियाँ नहीं चलाई जाती। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि जो पुलिस थी और जो ज़िले इंतज़ामिया थी वो भी नाकाम हुई थी इस मॉब को रोकने के हवाले से। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? और जो उस वक्त के लाहौर के DIG थे, आजकल वो पंजाब के DIG हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो 9 मई का वाक़या पेश आया ये गैर मुतवक्के था और इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं बनती। फ़ौज ने अपना एहतसाब ज़रूर किया कि अपने बड़े आला फ़ौजी ऑफिसर को, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर को जो है वो सज़ा दी है। फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि जो कोर कमांडर लाहौर के खिलाफ कार्रवाई की किस आर्मी एक्ट के सेक्शन के तहत की गई, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मैं चेक करके अदालत को जो है बता सकता हूँ। जस्टिस हसन रिजवी साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि 79 की अगर हम बात करें तो जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि सियासतदान और साफ़ी जो है, जब अपना ज़ियाउल हक का मार्शला था तो वो गिरफ्तारियाँ दिया करते थे, लोग जलाओ गिराओ नहीं करते थे, लोग इमलाक के ऊपर हमला नहीं करते थे, लोगों ने कोड़े भी खाए। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो हैं मिनहाज बरना साफ़ी की बात की गई कि ये लोग जो हैं, चाहे सियासतदान थे चाहे साफ़ी थे, ये हार पहन के आते थे और बड़ी खुशी के साथ आके अपनी गिरफ्तारी दे देते थे। लेकिन हमले करना, वायलेंस करना, ये 1979 में हमने नहीं देखा था। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ये सोच कभी भी नहीं थी और ये एक सियासी सोच होती है और सियासी सोच के कुछ असूल होते हैं, उन्हीं असूलों के अंदर रह के आप अपना एहतजाज करना होता है, आपने अपनी बात जो है वो आगे कन्वे करनी होती है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने पूछा कि एक नीयत होती है कि आप नीयत के साथ जाते हैं हमला करने के लिए और एक सियासी आपका एहतजाज होता है, एक क्रिमिनल एक्ट होता है, क्या ये एहतजाज की नीयत के साथ आए थे? क्या इनका जो एहतजाज था वो सियासी एहतजाज था या इनका ये क्रिमिनल एक्ट था? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये इनका क्रिमिनल एक्ट था और इसी के ऊपर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का फैसला किया गया। जस्टिस मुनसरत हिलाली साहब ने कहा कि ये जो लोग कोर कमांडर के घर के अंदर दाखिल हुए थे, क्या कोर कमांडर के घर का जो गेट था उसको अंदर से खोला गया था? अगर अंदर से खोला गया था तो फिर ये इस जुर्म में जो है फैसिलिटेट करना भी हो सकता है। जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि वही दोबारा सवाल उठाया कि आपने उसके खिलाफ, कोर कमांडर लाहौर के खिलाफ क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है वो क्यों नहीं की, यानी उसको जेल में आपने क्यों नहीं डाला?
अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जो यहाँ पे बात की जा रही है सेक्शन 2D1 के हवाले से, तो 21वीं आईनी तरमीम, क्योंकि जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने 21वीं तरमीम की भी बात की थी कि 21वीं तरमीम में ये कहा गया था कि जो केसेस बनेंगे, जो केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे, उसमें सियासी जमातों के केसेस नहीं होंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2D1 जो है उसके लिए 21वीं तरमीम जो है वो नहीं की गई थी। कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जो कि इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में शामिल थे, उन्हें मिलिट्री कोर्ट के नीचे लाना था, तो उसके लिए 21वीं तरमीम जो है ये की गई थी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि 9 मई की आपने यहाँ पे बात की और 9 मई के अब तक जितनी भी कन्विक्शंस हुई हैं, हमारे सामने जिन वकीलों ने आर्गू किया है उनको हमने केसेस के मेरिट के ऊपर जो है वो दलाइल देने की इजाज़त नहीं दी। आप यहाँ पे ठहर के 9 मई के वाक़यात के इवेंट्स की जो ग्रेविटी है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप केस के मेरिट्स पे भी जा रहे हैं। अगर केस के आप मेरिट्स पे जाएंगे, 9 मई की संगीनी का आप जिक्र करेंगे, तो हमारी अगर इस पर कोई ऑब्जर्वेशन आ जाती है तो इससे जो ट्रायल है नीचे जो सज़ाएँ हुई हैं उस पर जो अपीलें आएंगी उसके ऊपर असर पड़ेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि हमने आपको लीगल पॉइंट्स के ऊपर मुआवनत के लिए यहाँ पे बुलाया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने कोई मेरिट के ऊपर दलाइल नहीं दिए, मैंने तो 9 मई के जो हक़ाइक़ हैं वो अदालत के सामने रखे हैं। अदालत ने सवाल किया है, उसके ऊपर मुझे अगर कोई बात करना पड़ी है तो अदालत के सवाल के ऊपर मुझे बात करना पड़ी है। जैसे नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि आप अगर कहते हैं कि आपने मेरिट के ऊपर बात नहीं की, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि कोर कमांडर लाहौर को सज़ा दी गई। कोर कमांडर लाहौर को सज़ा देने के बाद जो 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल हुआ, क्या उस ट्रायल में लाहौर के कोर कमांडर को गवाह के तौर पे शामिल किया गया है? क्या उनका बतौर गवाह जो है मिलिट्री कोर्ट में बयान कलमबंद हुआ है? जिस पे अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये केस, जब ये बात जो सज़ाएँ हुई हैं मुल्ज़मान को वो अपीलों में हाई कोर्ट में आएंगे तो तब आप ये चीज़ वहाँ पे देख लेंगे, आपके सामने आ जाएगी। जिस पर जैसे नईम अख्तर अफगान ने कहा कि देखें ना, अब आपको हमारे जो पूछा गया सवाल है उस सवाल का जवाब देना जो है वो मुश्किल हो गया है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या बेसिक सवाल ये है कि क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। और फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा का सवाल ये था कि ये बताएं कि यहाँ पे 1967 में एक तरमीम करके जो है मिलिट्री एक्ट में 21D को जो है वो शामिल कर दिया गया, लेकिन जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम करनी है, उसमें 26 तरमीम जो है वो कर दी गई। लेकिन मिलिट्री कोर्ट में जो एक आम सी तरमीम करके राइट ऑफ अपील वहाँ पे आ सकती है, वहाँ पे आसानी के साथ आप तरमीम नहीं करते, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 26 तरमीमें जो है वो अब तक आ चुकी हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पे माजरत के साथ जब ये सवाल मुसर्रत हिलाली साहबा ने पूछा तो बेंच के किसी और जज ने भी हमारी असेसमेंट के मुताबिक नागवारी का इज़हार किया। लेकिन अगर हम वैसे भी एक अमूमी तौर पे जायज़ा लें, पाकिस्तान के जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो 19वीं सदी के भी कानून हैं, उनको भी आप निकाल के देखेंगे, उसमें भी कहीं भी 26 तरमीम नहीं हुई होंगी, 26 अमेंडमेंट्स नहीं हुई होंगी। लेकिन चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को डील किया जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो तरमीम है वो 26 तक पहुँच चुकी हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने कहा कि अब मैं दलाइल दूंगा जो 21 जुलाई 2023 का ऑर्डर है, जिसमें कहा जाता है कि मैंने कुछ यकीन दहानी अदालत को करवाई थी। उसमें उन्होंने कहा, एक तो ये था कि 9 मई के केसेस में डेथ की सज़ा और लंबी सज़ा नहीं होगी। मुल्ज़मान का जो ट्रायल है उस ट्रायल में उनको पसंद का जो वकील है वो दिया जाएगा। मुलाकात करने की वकला के साथ और रिश्तेदारों के साथ मुकम्मल तौर पे आज़ादी होगी। शवाहिद कानून के मुताबिक कलमबंद किए जाएंगे मिलिट्री कोर्ट में। और छठा पॉइंट ये था कि जो जजमेंट होगी मिलिट्री कोर्ट की, उसमें उसकी सपोर्ट में जो वजूहात हैं कि किस बुनियाद पे ये सज़ा इस शख्स को दी जा रही है, वो वजूहात भी बताई जाएंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो तरीक़ाकार होता है उसमें यह होता है कि जो बुरी ऑर्डर होता है, जब अदालत की तरफ से उस केस का फ़ाइनल ऑर्डर जारी किया जाता है तो उसमें उस अबूरी अहकामात को जो है फ़ाइनल ऑर्डर में जो है वो शामिल कर लिया जाता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लेके आए, उसमें आपने राइट ऑफ अपील की बात की, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसमें अगर मुल्ज़मान का ट्रायल सिविलियन कोर्ट में होता है तो वहाँ पर तो राइट ऑफ अपील है, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ट्रायल अगर मिलिट्री कोर्ट में होता है तो वहाँ पे आपने राइट ऑफ अपील नहीं दे रखा। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इसी आइनी बेंच ने 5 रुकनी बेंच ने डिक्लेयर किया है कि अपील जो है बुनियादी हक है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये बुनियादी हक आप कैसे छीन सकते हैं, यहाँ पर बात मतवाजी ट्रायल की हो रही है, मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल की हो रही है, लेकिन अपील आप वहाँ पे नहीं दे सकते। फेयर ट्रायल के लिए अपील का हक तो होना चाहिए। जैसे रिजवी ने कहा कि अगर हाई कोर्ट की सतह पे अपील का हक मिल जाए तो इसमें क्या हर्ज है, उससे फेयर ट्रायल भी होगा और जो शवाहिद मिलिट्री कोर्ट में रिकॉर्ड होते हैं उनका जायज़ा भी जो है वो लिया जा सकता है। फिर नाज़रीन, आगे चल के कमरा अदालत में ये भी बात हुई
कि कलभूषण को राइट ऑफ अपील दिया गया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कलभूषण को राइट ऑफ अपील जो ऑर्डिनेंस बनाया गया था उसमें उनको कौंसलर रसाई के लिए ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया गया था। फिर आगे चल के नाज़रीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपकी बात से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है, हम पार्लियामेंट को ऑब्जर्वेशन दे दें कि वो राइट ऑफ अपील के हवाले से जो कानून साजी करनी है वो पार्लियामेंट करे। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं हुकूमत की तरफ से तो आपको यकीन दहानी करवा सकता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से मैं आपको यकीन दहानी नहीं करवा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि कितने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ऑब्जर्वेशन दी लेजिस्लेशन करने के हवाले से। तो उस पर जो केस गिने गए उसमें जनरल बाजवा के एक्सटेंशन का जो केस था, जस्टिस मंसूर शाह साहब ने वो फैसला दिया था, उस फैसले का हवाला भी हुआ कि 6 माह के अंदर कानून साजी अगर नहीं होती तो फिर जो एक्सटेंशन दी गई है जनरल बाजवा को वो ख़त्म हो जाएगी। जिस पर अटॉर्नी जनरल का जवाब ये था कि वहाँ पे एक वैक्यूम था, जो आर्मी एक्ट था वो मुकम्मल तौर पे एक्सटेंशन के हवाले से खामोश था। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने उनसे कहा कि हमने आपको अटॉर्नी जनरल के तौर पे नहीं बुलाया बल्कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हैसियत में बुलाया। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैंने जब ओरिजिनल प्रोसीडिंग हो रही थी तो मैंने इस मिलिट्री कोर्ट के फैसले का कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा इसका दिफा किया था, मैं उस लिमिटेशन से बाहर नहीं जा सकता हूँ। लेकिन बहरहाल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि अदालत के सामने केस जो है वो आर्टिकल 8(5) का नहीं था, लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया वो आइन के आर्टिकल 8(5) के हवाले से दिया और आइन के आर्टिकल 8(3) के हवाले से हमारी जो दलाइल थे उनको अदालत ने एक्सेप्ट किया था। तो यहाँ पे उनके दलाइल मुकम्मल हुए। फिर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, इमरान खान साहब के भांजे के जो वालिद हैं, उनकी तरफ से एक तो ये कहा गया कि 9 मई एक भयानक सानिया था और 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से कहा गया कि आज मेरी एज जो है वो 73 साल है, मेरे बेटे हसान नियाज़ी को 10 साल की सज़ा दी गई है, तो 83 साल के बाद अगर मैं दुनिया में हुआ तो अपने बेटे को देख पाऊँगा, उससे मिल पाऊँगा, मेरी तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि ये मेरे लिए एक झटका है, पूरे मुल्क के लिए एक झटका है कि क्या मुल्क का जो सिविलियन सिस्टम है वो नकारा हो चुका है, अदलिया नकारा हो चुकी है कि अब जो ट्रायल है इस किस्म के मॉब के हवाले से, इस किस्म के दंगे फसाद के हवाले से वो मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा। 2014 में भी एक धरना आया था, एक मॉब आया था जिसने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया था, जिसमें पीटीवी पे हमला किया था, पार्लियामेंट पे हमला किया था, पाक सेक्रेटेरिएट पे हमला किया था और फिर अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था। तो ये मैं कैसा मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर उनकी तरफ से आखिर में ये बात की गई कि जो मुल्ज़मान 9 मई के हैं उन्हें कोर्ट पर लखपत जेल के पास रखा गया है। वहाँ पे लश्कर तैयबा का माजी में एक कैंप भी होता था, इंडियन मीडिया उसको गूगल पे फोकस करके दिखा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया जंग के इस माहौल में वहाँ पे उस जगह को टारगेट करे जहाँ पे लश्कर तैयबा का माजी में या हाल में कोई ऐसा कैंप होता था। तो ख़तरा है 9 मई के मुल्ज़मान को, जिस पे अदालत की तरफ से कहा गया कि फ़िक्र ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसी हफ्ते मुख्तसर फ़ैसला सुना देंगे।